हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ने वाले हैं। सारे क्वेश्चन ये जितने मैंने लिया है ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। सारे क्वेश्चन को नोट करते हुए चलेंगे और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। निम्नलिखित में से किस टीम ने 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो आप लोगों को पता होगा कि 1975 का जो वर्ल्ड कप था, विश्व कप था, वो फाइनल किन दो टीमों के बीच में फाइनल हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच में हुआ था, ध्यान रखेंगे। और वेस्ट इंडीज इसमें 17 रनों से जीत गई थी, किसको हराकर? तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट इंडीज। 1975 में पहला जो क्रिकेट विश्व कप हुआ था, ये बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। किस टीम ने जीता था? तो ध्यान रखेंगे वेस्ट इंडीज जीता था। कितने रनों से? तो ध्यान रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया को 17 रनों से हराया था। अब यहाँ से और जो क्वेश्चन बनते हैं उसे भी देख लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या सर्वाधिक एक दिवसीय विश्व कप किस टीम ने जीता है? तो ध्यान रखेंगे, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया जीता है। कितनी बार जीता है? तो 5 बार जीत चुका है। सर्वाधिक एक दिवसीय विश्व कप ऑस्ट्रेलिया जीता है 5 बार। और बात करें भारत की, तो भारत अभी तक 2 बार वर्ल्ड कप जीता है। कब कब? एक 1983 में और एक 2011 में। 1983 की बात करें, इस समय कप्तान पूछा जाता है कौन थे? तो ध्यान रखेंगे कपिल देव थे। कौन थे? कपिल देव थे। और 2011 की बात करें तो इस समय MS धोनी जी थे। कौन थे? MS धोनी। और जो ये 2011 का है, इसमें बहुत पूछा जाता है कि इसका फाइनल मैच किस स्टेडियम में हुआ था? तो ध्यान रखेंगे, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, वानखेड़े स्टेडियम। कि हाँ, फाइनल मैच कहाँ हुआ था? वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था और इसमें भारत जीता था, ये भी ध्यान रखेंगे। तो भारत अभी तक वर्ल्ड कप केवल 2 बार जीता है, 1983 और 2011। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? और ये आप लोगों को पता है कि जो 2022 में हुआ था आरआरबी ग्रुप डी का पेपर, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था और कई बार आप लोग इसे कर चुके हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसमें आप देखेंगे कि 2-3 क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं बार बार इसे ले रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से ये याद हो जाए। तो कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बात करें नर्मदा, ताप्ती और सिंधु, तीनों नदियाँ कहाँ गिरती हैं? अरबियन सी में। कहाँ? अरबियन सी यानी कि अरब सागर में गिरती हैं। लेकिन जो महानदी है ये बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो अब यहाँ से आप लोग नोट करेंगे, क्या यहाँ से नोट कर लेंगे कि कौन कौन सी नदी है जो कहाँ गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सभी प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है जो पूछी जाती हैं? महानदी, हुगली, दामोदर, स्वर्णरेखा नदी, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो इन्हें तो आप लोग वैसे भी याद कर लेते हैं, आप लोगों को रटी रहती है। क्या? गंगा कैसे याद रहते? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। ये 3 नाम तो वैसे भी याद रहता है, तीनों एक साथ, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। उसके बाद गंगा नदी, स्वर्णरेखा नदी, महानदी, हुगली नदी। इतनी सारी नदियां हैं, अगर नहीं याद हो पा रहा है तो आप लोग इन्हें याद कर लीजिए कि कौन कौन सी नदी हैं जो अरबियन सी में गिरती हैं। तो जब ये पता रहेगा कि अरबियन सी में कौन सी नदियां गिरती हैं तो ऑप्शन से आसानी से आप लोग एलिमिनेट कर पाएंगे। तो अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती और शरावती, इन्हें याद रखेंगे। और गोदावरी से एक बात ध्यान रखेंगे, गंगा से एक बात ध्यान रखेंगे। क्या? गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, लेकिन पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तो ध्यान रखेंगे गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जब पूछे तो ध्यान रखेंगे गोदावरी नदी, और भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गंगा नदी हो जाएगा। यहाँ से ध्यान रखेंगे। कृष्णा नदी पर आप लोगों को पता होगा कौन सा बांध है? तो कृष्णा नदी पर आप लोग ध्यान रखेंगे नागार्जुन बांध है। और महानदी पर कौन सा बांध है? अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि भारत का जो सबसे लंबा बांध है, जिसे हीराकुंड बांध कहा जाता है, वो महानदी पर है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत पूछी जाने वाली हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, द टेस्टामेंट
द टेस्टामेंट्स के लेखक कौन है? तो अभी कल के प्रैक्टिस सेट में आप लोगों ने इसे देखा था। द टेस्टामेंट्स के लेखक कौन है? मार्गरेट एटवुड, और ये एक कनाडाई लेखक है। मैंने आप लोगों को बताया था कैसे लेखक है। एक ये कनाडा के लेखक हैं, ध्यान रखेंगे। मार्गरेट एटवुड द टेस्टामेंट्स के लेखक हैं। और माइक ऑफ एडोल्फ हिटलर की है। किसकी है? हिटलर की है, ध्यान रखेंगे। हिटलर की पुस्तक का नाम है माइन कॉफ, और मार्गरेट एटवुड की जो पुस्तक है वो द टेस्टामेंट्स है। और यहीं से ध्यान रखेंगे आ नेशन इन मेकिंग, क्या जो पूछी जाती है, ध्यान रखेंगे। आ नेशन इन मेकिंग किसकी है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है। किसकी है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। बढ़ते हैं आगे हम लोग। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, अ पैशन ऑफ डांस। अ पैशन ऑफ डांस किसकी है? अ पैशन ऑफ डांस, जो कि बहुत पूछी जाएगी, ध्यान रखिएगा किसकी है। तो ध्यान रखेंगे यामिनी कृष्णमूर्ति जी का है। किसका है? यामिनी कृष्णमूर्ति का। और ध्यान रखेंगे मार्गरेट एटवुड एक कनाडाई लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण देता है? तो ये भी आप लोगों ने कल ही देखा था कि जो राज तरंगड़ी है, जिसे कल्हड़ द्वारा रचा गया है, लिखा गया है, और यह एक संस्कृत ग्रंथ है। तो ध्यान रखेंगे राज तरंगड़ी कल्हड़ द्वारा लिखा गया है और यह एक संस्कृत ग्रंथ है। ये कश्मीर के इतिहास के बारे में बताता है, यानी कि विस्तृत विवरण देता है। ध्यान रखिए। बात करें ऋतु संहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम, ये सब किसका है? कालिदास का है। किसका है? तो कालिदास का है। ये भी पूछे जाते हैं सारे, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं हम लोग आगे। पिलारगा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो B3 की कमी से होता है, आप लोगों को पता है। और इससे नींद नहीं लगती, पाचन संबंधी समस्याएं होती है, त्वचा संबंधी समस्याएं होती हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। अब बात करें कि विटामिन की कमी से जो जो रोग होते हैं इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन ई और के बचे, के की कमी से क्या सा होता है? तो विटामिन के की कमी से हम लोग बात करें तो रक्त का थक्का नहीं जमता। और विटामिन ई की कमी से बांझपन संबंधी समस्याएं उपस्थित होती है, जैसे नपुंसकलिंग जिसे आप लोग कहते हैं वही। तो विटामिन ई की कमी से वो होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों ने सारे देख लिए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, B1 की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन ई की कमी से बांझपन, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। अब यहीं पर आप लोग ये भी नोट करेंगे, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमीन, विटामिन सी का एस्कर्बिक, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई से टोकोफेरॉल, और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। और इसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी आप लोगों को, रथ पर एक टॉफ़ी है, उससे आप लोगों को पता होगा। और अगर डेली आप लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट तो ये सारे आप लोगों को बिल्कुल रटे होंगे। अब यहाँ से ये भी नोट करेंगे, विटामिन सी, बी और सी पानी में घुलनशील है, बाकी ए, डी, ई, के ये वसा में घुलनशील है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज भी किसने की थी? नोट करेंगे, फंक ने की थी, ये भी ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो ये बताया मैंने। और यहाँ से ये एक पॉइंट जो नोट करने लायक है, ध्यान रखेंगे, विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। क्या है? नियासिन। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टैटिक से है। क्या निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध संगीतकार को गजल सम्राट कहा जाता है? तो मेहंदी हसन भी गजल से ही संबंधित हैं, लेकिन गजल सम्राट कहा जाता है पंकज उदास। किसे कहा जाता है? तो पंकज उदास को नहीं कहा जाता। देखिए, पंकज उदास को नहीं कहा जाता, लेकिन पंकज उदास, मेहंदी हसन, ये दोनों भी किससे संबंधित हैं? ये गज़ल से ही संबंधित है, ध्यान रखेंगे। बात करें कि गज़ल सम्राट कहा किसे जाता है, तो ध्यान रखेंगे जगजीत सिंह। किसे? जगजीत सिंह को कहा जाता है। बहुत पूछे जाते हैं गज़ल सम्राट किसे कहा जाता है, ध्यान रखेंगे जगजीत सिंह को कहा जाता है। यहाँ ऑप्शन में नीचे होंगे। तो गज़ल सम्राट के रूप में किसे जाना जाता है, किसे कहा जाता है, ध्यान रखेंगे जगजीत सिंह। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध क्रिकेटर सौरव गांगुली की आत्मकथा कौन सी है?
निम्नलिखित में से प्रसिद्ध क्रिकेटर सौरव गांगुली की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? तो ध्यान रखेंगे प्लेइंग इट माई वे, आ सेंचुरी इज नॉट इनफ, आ शॉट एट हिस्ट्री, मेमोरी ऑफ माई लाइफ एंड टाइम्स। तो ध्यान रखेंगे सौरव गांगुली की बात करें तो आ सेंचुरी इज नॉट इनफ, क्या है? आ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये सौरव गांगुली की है। और बात करें कि प्लेइंग इट माई वे, तो ये आप लोगों को पता होगा किसकी है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की है। आ शॉट एट हिस्ट्री किसकी है? अभिनव बिंद्रा। और व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जिताने वाले कौन हैं? तो आप लोगों को पता होगा कौन है। 2008 में बीजिंग में कौन जिताए थे? अभिनव बिंद्रा जी। तो ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो आ शॉट एट हिस्ट्री किसकी है? अभिनव बिंद्रा जी की है, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अनुच्छेद 25 से 28 में किसका वर्णन किया गया? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये 23 से 24 के बीच है। किसके किसके बीच? 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट आंसर हम लोगों का इसमें हो जाएगा। 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। आर्टिकल 32 में किसका वर्णन है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और 14 से 18 के बीच में क्या है? समता एवं समानता का अधिकार। तो ध्यान रखिए। अब यहाँ पर देखिए नोट पॉइंट में क्या है। मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। इसे लिया यूएसए से गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। लिया यूएसए से गया है। भाग 3 है, अनुच्छेद 12 से 35 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। निम्नलिखित में से किसने कोस्का सिद्धांत दिया था? तो कोस्का की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। 1774 लुईमन हॉक ने जीवित कोस्का की खोज पॉन्ड वाटर में की थी। और जो मृत कोस्का थी उसकी खोज 1665 में किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। और उन्होंने किस में किया था? तो उन्होंने एक बीजर, एक बोतल में किया था, ध्यान रखेंगे। स्लाइडर एवं स्वान ने कोस्का सिद्धांत दिया है, ये भी ध्यान रखेंगे। कोस्का की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, ध्यान रखेंगे, लेकिन इन्होंने मृत कोस्का की खोज की थी। अस्पृश्यता के अंत का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे 17 में। किस में है? 17 में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? अनुच्छेद 17। इसमें अस्पृश्यता के अंत का वर्णन किया गया है। लोक नियोजन में अवसर की समानता 16 में है। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14। धर्म, जात, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, वो आर्टिकल 15 में है। और उपाधियों के अंत की बात करें तो अनुच्छेद 18 में। तो ध्यान रखेंगे सारे पॉइंट। अनुच्छेद 17 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अस्पृश्यता के अंत। पद्मा सुब्रमण्यम, अल्लारमेल वैली, यामिनी कृष्णमूर्ति एक महान प्रतिपादक हैं भरतनाट्यम डांस की। किसकी हैं ये सारी? भरतनाट्यम डांस की है। यामिनी कृष्णमूर्ति की अभी ऑटोबायोग्राफी आप लोगों ने देखा था, आ पैशन ऑफ डांस, ये यामिनी कृष्णमूर्ति जी का है। और ये भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी दोनों से जुड़ी हैं, ये भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, उससे पहले देख लीजिए कि भरतनाट्यम जो क्लासिकल डांस है ये किस राज्य का है? तो बात करें कि भरतनाट्यम जो क्लासिकल डांस है वो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान रखिए। नुआखाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में। कहाँ का है? उड़ीसा में। असम में बिहू मनाया जाता है, जो बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रमुख स्टेडियमों में से नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद में है, आप सभी लोगों को पता होगा कहाँ है। अहमदाबाद स्टेडियम है, अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, ये ध्यान रखेंगे। डीवाई पाटिल स्टेडियम कहाँ है? तो ध्यान रखेंगे कि मुंबई में है। डीवाई पाटिल स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में। यहाँ से थोड़े नोट कर लीजिए जो इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो डीवाई पाटिल कहाँ है? तो आप मुंबई में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? तो अभी आप लोगों ने देखा अहमदाबाद में है। बात करें ईडन गार्डनर स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता में है। और एन चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ है? बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखिए, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो क्षारीय विलयन का मान कितना होता है? 7 से ज़्यादा, 7 से कम, या 7 होता है? तो क्षारीय विलयन देखिए यहाँ पर 7 होता है, और जब 7 से कम होगा
तो विलयन अम्लीय होगा, और 7 से ज़्यादा होगा तो विलयन क्षारीय होगा, और 7 होगा तो विलयन उदासीन होगा। ये ध्यान रखेंगे। और पीएच वैल्यू की खोजा किसने था, तो सोरेनसन ने खोजा था, ये भी ध्यान रखेंगे। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, सदैव 7 से ज़्यादा होता है। कितना, 7 नहीं होता, 7 पर उदासीन, 7 से कम अम्लीय, 7 से ज़्यादा क्षारीय। अब यहाँ से देखेंगे आप लोग, जो इम्पोर्टेंट बात है क्या, पीएच वैल्यू की खोज किसने की थी, पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, सोरेनसन ने की थी। 7 से कम पीएच वैल्यू होने पर विलयन अम्लीय होगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। भारतीय संविधान की मसौदा समिति या इसी को आप लोगों को पता होगा प्रारूप समिति भी कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप लोगों को पता होगा संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वल्लभ भाई पटेल प्रांत समिति के अध्यक्ष, और संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है उसे भी नोट कर लीजिए, 1-2 क्या, मौलिक अधिकार के लिए जो सलाहकार समिति, देखिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे बेनेगल नरसिंह राव, जिन्हें कहा जाता है BN राव जी, वो थे संविधान के सलाहकार समिति के अध्यक्ष। लेकिन पूछा जाए कि जो मौलिक अधिकार के लिए समिति बनाई गई थी, सलाहकार समिति, उसके अध्यक्ष जब पूछेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ध्यान रखेंगे। और मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी। दोनों बातें ध्यान रखेंगे। चितरई, चित्रार्थी, पुथंडू, ये सारे कहाँ के हैं, तो तमिलनाडु के हैं, ध्यान रखेंगे। कहाँ के हैं, तमिलनाडु के। चित्रार्थी, पोंगल, महामाया, पुथंडू। चित्रार्थी, पोंगल, महामाया, पुथंडू, ये सारे कहाँ के हैं, तमिलनाडु के, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 39 में है। किसमें है, 39 में। 40 में पंचायत है, 44 में क्या है, तो 44 में आप लोगों को पता होगा समान नागरिक संहिता। और अभी आप लोगों को पता होगा RPF का पेपर चल रहा है, और जो कल के पेपर में क्वेश्चन आया था, अभी जो क्वेश्चन पेपर चल रहा है अभी इसी में पूछा गया, और कई शिफ्टों में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, तो ध्यान रखेंगे 51 में है। किस में है, 51 में है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कल के पेपर में ये आया था, ध्यान रखेंगे। अब देखिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, देखिए, महामस्तकाभिषेक त्योहार निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे कहाँ मनाया जाता है, कर्नाटक में। महामस्तक त्योहार कहाँ मनाया जाता है, कर्नाटक में मनाया जाता है। और ध्यान रखेंगे यह त्यौहार, इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट, महामस्तक त्यौहार कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में मनाया जाता है, और हर 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। हर 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। महामस्तक त्यौहार कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, और हर 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो करगम तमिलनाडु का है, आप सभी लोगों को ये पता होगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा जी ने कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। आप लोगों को पता होगा कि इस बार जो पेरिस पैरा ओलंपिक था यह 17वां क्रम था। कौन सा क्रम था, 17वां क्रम था, ये आप सभी लोगों को पता होगा। इसमें भारत की रैंक 18वीं आई थी। भारत ने टोटल मेडल 29 जीता था, आप लोगों को पता होगा। इसमें 7 गोल्ड थे, 9 सिल्वर थे और 13 ब्रॉन्ज थे। तो ये इसमें से पहला जो स्वर्ण पदक था वो किसने जीता था, अवनी लेखरा जी ने ही जीता था। आप लोग सभी लोगों को ये बातें ध्यान रखनी है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।